इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में रिजर्वेशन को लेकर जो डिसीजन है उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि करंट अफेयर्स जो न्यूज़ होती है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे रेलिवेंट होती है, हमें उसे किस तरह से कवर करना चाहिए, किस तरह से अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करना चाहिए जीएस सब्जेक्ट के साथ, ताकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके। क्योंकि जो बिगनर होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता है कि हमें इसे अपने स्टैटिक पार्ट पर कैसे लिंक करना चाहिए, क्योंकि लिंक करने के लिए आपको सिलेबस और पीओआईक्यू पर अच्छी तरह से कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 अगस्त को द इंडियन एक्सप्रेस में ये एडिटोरियल था, आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर मॉडल ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। तो क्या मुद्दा है, व्हाट इज़ द इशू, कि गुरुवार को बहुमत वाले फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अधिक तरजीह उपचार प्रदान करने के लिए उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। ये तो है मुद्दा। ठीक है, अब आपको ये, ठीक है, आपने ये देखा, ये एडिटोरियल आया है, आपने देखा कि ये इशू है। अब आप ये सोचो कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से रेलिवेंट है, तो और क्या किस तरह से यूपीएससी पीवाईक्यू पूछता है, तो इस तरह से फ्यूचर में किस तरह से फिर क्वेश्चन आएंगे। तो हमने देखा कि 2014 में पीवाईक्यू आया था, आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे। कैसे उन्नतिशील, है ना, एक उच्चतः अग्रलक्षी भूमिका निभाई है, जुडिशियल एक्टिविज्म। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल ही के समय में न्यायिक सक्रियवाद द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, ये एक यूपीएससी की थीम है, तो और यूपीएससी थीम को फॉलो करता है। अब देखो, आया तो ये क्वेश्चन 2014 में है, लेकिन क्या होता है कि जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ घटती है ना, तो हम वो उसको लिख के आते हैं। इसलिए अगर हम इसी क्वेश्चन को 2024 या 25 में लिखेंगे ना, तो वो आंसर ना चेंज हो जाएगा, और तो थीम सेम होती है। तो अब क्या इसमें, क्या आपको जुडिशियल एक्टिविज्म वाली चीज़ें दिखती है, तो उसको बस ये जो न्यूज़ आई उसको हमें एज ए एग्जाम्पल इसमें यूज़ करना है। फिर हमने इस पर एक मॉडल क्वेश्चन बनाया कि फ्यूचर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अधिक तरजीह उपचार प्रदान करने के लिए उपवर्गीकृत करने का अधिकार है। इस विषय में जुड़े सभी पहलुओं की विवेचना कीजिए। देखो, क्वेश्चन इस तरह से तो आएगा नहीं एकदम सेम कि यही आ जाए, लेकिन जो थीम है ना जुडिशियल एक्टिविज्म, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उस अकॉर्डिंग हम अब इसमें प्रिपेयर करने वाले हैं उतना ही मटेरियल और कंटेंट जितने की हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीड है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, समझो। उपवर्गीकरण की संवैधानिक आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि यदि घटकों की सामाजिक स्थिति तुलनीय नहीं है, तो वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण एक संवैधानिक आवश्यकता है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जैसे सभी SC ST में जो कैटेगरी के लोग हैं, उसमें हमें आर्थिक रूप से देखने की आवश्यकता है। जो क्रीमी लेयर है ना, तो उन्हें अलग करो और इस तरह से उपवर्गीकरण करो, ताकि जो पिछड़े हुए हैं सच में, जिसको रिजर्वेशन की नीड है, उसका लाभ मिल सके। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 2004 के EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट देता है, जिसमें कहा गया था कि SC ST सूची एक समरूप समूह है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जो पहले डिसीजन था उसको चेंज कर दिया। अब आप अगर इसको देखो तो ऐसे आया है, ऐसे हमारा आता है कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। तो हम उस ऐसे में इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाली लाइन लिखकर कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारोक्ति का साहस दिखाया, क्योंकि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। इससे हमें क्या होगा, जो हमारे SDG गोल है, जहाँ पे हमें इक्वलिटी, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर वाले जो गोल है वो अचीव करने हैं। फिर जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय वो सुनिश्चित करना है ना, तो सभी तक न्याय का उचित वितरण हो, तो वो सारी चीज़ें हो। तो उस तरह के हम एसए की एक भूमिका इसमें बना सकते हैं, और उसको एज इट इज़ अपनी एसए की भूमिका या किसी जीएस के आंसर में ऐसे लिख कर आ सकते हैं इंट्रो पार्ट में। अब देखो क्या है, जो क्या बेसिस क्या है, आधार क्या है उनके इस जजमेंट के।
तो संवैधानिक वैधता, न्यायालय ने इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(5) के तहत वैध ठहराया है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। वास्तविक समानता का उद्देश्य, इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ उन समूहों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और इस प्रकार वास्तविक समानता को बढ़ावा मिलेगा। क्या? वास्तविक समानता, इक्वलिटी, है ना, वही हमारे SDG में भी है। आगे चलते हैं। अर्थात भले ही राजनीतिक, जैसे इसमें एक कंसर्न भी है ना, तो अर्थात भले ही राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस डर से हम संविधान में दिए गए अधिकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये डर है ना, इसके लिए देखो सुप्रीम कोर्ट ने आगे सब क्लासिफिकेशन भी किया है कि राज्य, मतलब ताकि ये सब जो डर है, जो कंसर्न है, वो ना कर पाए। तो देखो, राज्य को यह साबित करना होगा कि एक उपवर्गीकरण की आवश्यकता है। राज्यों को अपने दावों का समर्थन करने के लिए आनुभाविक साक्ष्य प्रदान करने होंगे। राज्यों को उपसमूहों को वर्गीकृत करने के लिए एक तर्कसंगत आधार देना होगा। उपवर्गीकरण के लिए राज्य द्वारा दिए गए कारणों की अदालत में समीक्षा की जा सकती है। अगर राज्य इस तरह से कुछ भी करते हैं ना गलत, तो उसकी समीक्षा न्यायालय में की जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपनी चेतावनी दे दी है। फिर हम थोड़ा सा कंक्लूजन लिखते हैं, थोड़ा बैलेंस वे में। यह फैसला सकारात्मक भेदभाव की नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे समाज में वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि इस फैसले का राजनीतिकरण हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उपवर्गों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन का भी एंड कर देंगे। आगे देखो, अब हमारे एस्से में हम किस तरह से, कौन कौन से एस्से में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी न्यूज़ को, एस्से आया था 1999 में, रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये जो न्यूज़ है करंट अफेयर्स की, वो कनेक्ट होती है। ऐसे ही 2005 में आया, जस्टिस मस्ट रीच द पुअर, जो न्याय है वो गरीब तक पहुँचना ही चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही फैसला है, ये इसको सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे 2020 में ऐसे आया, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। कि अगर हम सामाजिक न्याय को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो मीनिंगलेस है। ऐसे ही ऐसे आया 2022 में, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो ये क्या है कि हमारा जो पहला वाला सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था, ये वाला, तो अब ये हो गया एक पहले वाली नदी, तो हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, इसलिए अब हमने ये नया डिसीजन लिया है। तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर हम उनको मल्टीपल यूज़ करना जानते हैं, उस पर 360 तरह मल्टी डायमेंशन से सोचना जानते हैं, तो हम कम से कम कंटेंट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब आपने भी अगर पहले ये कहीं से ये एडिटोरियल पढ़ा और इस न्यूज़ को सुना, तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपने इसको इसी तरह से अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक किया? क्या आपने सोचा इस पे किस तरह से PYQ आए हुए हैं, या फिर फ्यूचर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं? अगर आपने इस तरह से पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड है, आप एकदम सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन अगर आपने इस तरह से नहीं पढ़ा है, तो आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही इनिशिएट आगे लाती रहूँ, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते